हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें हम कर रहे हैं हमारा टेस्ट नंबर 6316। लास्ट क्लास में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 35 तक कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है। निम्नलिखित में से कौन से वार्षिक वित्तीय विवरण में पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में शामिल किए जा सकते हैं? फर्स्ट दे रखा है इसमें विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण। सेकंड दे रखा है ट्रेजरी बिलों की बिक्री के माध्यम से सरकार द्वारा ली गई उधारियां। और थर्ड दे रखा है प्रत्यक्ष कर का संग्रह और विनियोजन। नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सबसे हम पहले देखते हैं कि पूंजीगत प्राप्तियां क्या हैं। तो जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं ये वे प्राप्तियां होती हैं जो सरकार के लिए देयता उत्पन्न करती हैं। यह वित्तीय परिसंपत्ति उनको कम करती हैं। ये आगामी नकदी प्रवाह है उसको भी संदर्भित करती हैं। और जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं दो प्रकार की हो सकती हैं, ऋण भी हो सकती हैं और गैर ऋण प्राप्तियां भी हो सकती हैं। तो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन ए 1 और 2। ये दोनों हैं, ये दोनों पूंजीगत प्राप्तियां हैं। और जो थर्ड दे रखा है प्रत्यक्ष कर का संग्रह और विनियोजन, तो ये हमारा राजस्व प्राप्तियां हैं, ना कि पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियों में क्या क्या शामिल है? तो सरकार द्वारा जनता से लिए गए ऋण जिन्हें बाजार ऋण कहा जाता है। सरकार द्वारा रिजर्व बैंक और अन्य पक्षकारों से ट्रेजरी बिलों की बिक्री के माध्यम से ली गई उधारियां। विदेशी सरकारों और निकायों से प्राप्त ऋण। विनिवेश है उससे प्राप्त आय। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों एवं अन्य पक्षकारों को दिए गए ऋणों की वसूली। तो ये सब हमारा पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 37। हर्ड और मैकडोनाल्ड द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित गैर आबादी वाली ज्वालामुखी द्वीप है। तो फर्स्ट वाला गलत हो जाता है क्योंकि ये ज्वालामुखी द्वीप नहीं बल्कि क्या है, ये उप अंटार्कटिक द्वीप है। सेकंड दे रखा है ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रशासित है, तो ये करेक्ट है। थर्ड दे रखा है इन्हें जैव विविधता मूल्य के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है, तो ये भी करेक्ट है। उपरीत कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन सी 2 और 3 करेक्ट है, फर्स्ट वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 38। निम्नलिखित देशों को दुर्लभ मृदा तत्वों के वैश्विक वितरण में उनकी जो भागीदारी है इसके अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट है वियतनाम, सेकंड है रूस, थर्ड है चीन, फोर्थ है ब्राजील। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो जो वियतनाम है इसकी भागीदारी कितनी है? 22 है। फिर जो रूस है इसकी कितनी है? 21 है। फिर थर्ड है हमारा चीन, तो चीन की कितनी है? 44 है। और जो ब्राजील है इसकी है हमारी 21। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2413। क्वेश्चन नंबर है हमारा 39। हाल ही में कंडिप्या जनजाति शिल्प को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह एक हस्तनिर्मित तो क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी बोसी चटाई है। कंडिप्या है इसका शाब्दिक अर्थ दर्पण चटाई है। केरल में जो जनजाति समुदाय उनके द्वारा बनाई जाने वाली एक पारंपरिक हस्त निर्मित चटाई है। इसकी मुख्य विशेषता जटिल बुनाई पैटर्न है जिसमें बांस की महीन पट्टी है उनकी सटीक व्यवस्था के माध्यम से एक आईने जैसी परावर्तक सतह तैयार की जाती है। वर्ष 2025 में कंडिप्या भौगोलिक संकेतक मतलब जीआई टैग से सम्मानित होने वाला केरल का पहला जनजातीय हस्तशिल्प बन गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है। हाल ही में सुर्खियों में रही एम फॉर नेचर पहल क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ये 2030 तक कम से कम 30% निम्नीकृत पारिस्थितिकी तंत्र है उसको पुनर्स्थापित करने के लिए देशों की क्षमता विकास की एक वैश्विक पहल है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO है, इसने पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल पर एक्सेलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रेस्टोरेशन पहल आरंभ की। मतलब एम फॉर नेचर पहल। जो एम फॉर नेचर पहल है ये FAO के नेतृत्व वाली 9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पहल है। इसे यूनाइटेड किंगडम द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है।
इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन प्रयास है, उनकी निगरानी और रिपोर्टिंग की देशों की क्षमता को बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 41। हाल ही में जारी वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी 2025 रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, विश्व व्यापार संगठन द्वारा। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO है, इसने वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी 2025 रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि सीमा शुल्क में वृद्धि और व्यापार नीति की अनिश्चितता के कारण जो वैश्विक व्यापार है उसमें तीव्र गिरावट आई है। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है। बैंकिंग क्षेत्र में कोष अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, यह जो जमा राशि है उसका वह प्रतिशत है जिसे एक बैंक को अपने पास रखना अनिवार्य होता है। तो फर्स्ट वाला गलत है। जो नगद आरक्षित अनुपात है CRR, ये क्या है? ये जमा राशि का वह प्रतिशत है जो किसी बैंक में आरक्षित नकद के रूप में रखना चाहिए। सेकंड दे रखा है, उच्च कोष अनुपात अर्थव्यवस्था में ऋण आपूर्ति में वृद्धि करता है। तो ये गलत है, क्योंकि वृद्धि नहीं करता बल्कि कमी करता है, और इस प्रकार से जो मुद्रा है उसकी आपूर्ति भी कम हो जाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो, दोनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है। निम्नलिखित में से कितने विश्व बैंक समूह का हिस्सा हैं? फर्स्ट दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC। सेकंड दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र ICSID। थर्ड दे रखा है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सभी तीनों। ये तीनों ही जो हमारा विश्व बैंक समूह इसका हिस्सा है। इनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक है IBRD, और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, ये भी विश्व बैंक समूह का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 44। केंद्रीय बैंक के कार्यों के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक स्टेरिलाइजेशन करता है ताकि, इसका आंसर ऑप्शन है बाह्य आघातों से अर्थव्यवस्था में मुद्रा भंडार है उसको स्थिर किया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक RBI, इसके द्वारा स्टेरिलाइजेशन, तो क्या होता है RBI ये प्राय धन सृजन मतलब मनी क्रिएशन के अपने साधनों का उपयोग अर्थव्यवस्था में मौद्रिक भंडार को बाह्य आघातों से सुरक्षित करने के लिए करता है। मान लीजिए कि भारत में भविष्य की विकास संभावनाओं के कारण विश्व भर के निवेशक भारतीय बॉन्ड में अपना निवेश बढ़ा देते हैं, जो ऐसी परिस्थितियों में उच्च रिटर्न मिलने की आशा रखते हैं। वे इन बॉन्ड उनको विदेशी मुद्रा में खरीदेंगे। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 45। सीमांत स्थायी सुविधा MSF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इसका उद्देश्य अंतर बैंक बाजार में रात्रिकालीन उधार दरों में अस्थिरता को कम करना है। तो फर्स्ट वाला करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, इस सुविधा के अंतर्गत उधार दर कभी भी रेपो दर से अधिक नहीं होती। तो ये गलत है, क्योंकि ये जो है जो दर होती है इसकी, ये रेपो दर से अधिक होती है। जो उधार दर है ये रेपो दर से अधिक होती है, तो ये गलत हो जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन है केवल फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर हमारा 46। निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक के उद्देश्य क्या हैं? फर्स्ट दे रखा है अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को ऋण का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करना। सेकंड दे रखा है वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। थर्ड दे रखा है जनता को पर्याप्त मात्रा में सिक्के उपलब्ध कराना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आंसर है हमारा ऑप्शन डी, 1 2 3। ये तीनों ही जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है उसके उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 47। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF है में मतदान में हिस्सेदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है संयुक्त राज्य अमेरिका की मतदान में हिस्सेदारी सर्वाधिक है और उसके बाद चीन का स्थान है। तो ये गलत है, क्योंकि इसके बाद चीन का स्थान नहीं बल्कि दूसरे नंबर पर किसका स्थान है? जापान का 6.14%, और जो चीन है इसका परसेंट है 6.08%। सेकंड दे रखा है भारत मतदान में 5% से अधिक हिस्सेदारी के साथ चौथे स्थान पर है। तो ये गलत है, क्योंकि भारत है उसका प्रतिशत 5 नहीं बल्कि कितना है 2.63% है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है? तो
तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही सही नहीं है, दोनों ही गलत है। और चौथे स्थान पर कौन है? इटली है। इसका प्रतिशत कितना है? 3.02% है इटली का, जो कि चौथे नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट है फर्मों के लिए चालू खाता, सेकंड है खुदरा ऋण, थर्ड है प्रीपेड कार्ड जारी करना। उपयुक्त सेवाओं में से कौन सा भारत में भुगतान बैंकों द्वारा कौन सी प्रदान की जाती है? तो इसमें आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 1 और 3, फर्मों के लिए चालू खाता और प्रीपेड कार्ड जारी करना। ये दोनों ही भारत में भुगतान बैंकों द्वारा प्रदान की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में लघु वित्त बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है, ये कंपनी अधिनियम 2013 के तहत सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, उनके रूप में पंजीकृत होते हैं, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, ये जमा स्वीकार करते हैं और असेवित एवं अल्पसेवित वर्ग हैं, उनको ऋण प्रदान करते हैं, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड दे रखा है, इन्हें नगद आरक्षित अनुपात CRR और वैधानिक तरलता अनुपात SLR बनाए रखने की अनिवार्यता नहीं होती है, तो ये गलत है, क्योंकि इनको इसको रखने की अनिवार्यता होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 2 करेक्ट है, थर्ड वाला गलत है। भारत में जो लघु वित्त बैंक है, ये पूर्ण विकसित बैंक है। ये भुगतान बैंक की स्थापना के लगभग ही स्थापित किए गए थे, अतः ये मौजूदा जो वाणिज्य बैंक है उन पर लागू जो RBI है, इसके सभी विवेकपूर्ण मानदंडों और विनियमों के अधीन है, जैसे नकद आरक्षित अनुपात CRR और वैधानिक तरलता अनुपात SLR का रख रखाव। तो थर्ड वाला इसलिए हमारा गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है। भारत में निम्नलिखित में से किन वित्तीय संस्थानों को वैधानिक तरलता अनुपात SLR मानदंड को बनाए रखना अनिवार्य है? फर्स्ट दे रखा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सेकंड स्थानीय क्षेत्र के बैंक, थर्ड है सहकारी बैंक। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन है 1, 2, 3, तीनों ही जो हैं इनको वैधानिक तरलता अनुपात CLR मानदंड को बनाए रखना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है। विशेष आहरण अधिकार SDRS है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट दे रखा है, SDR एक मुद्रा या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF पर दावा है, तो ये गलत है, क्योंकि SDR है वो ना तो मुद्रा है और ना ही IMF पर दावा है। सेकंड दे रखा है, SDR बास्केट में शामिल की जाने वाली किसी भी मुद्रा को निर्यात मानदंड और स्वतंत्र रूप से उपयोग योग्य मानदंड को पूरा करना होता है, तो ये करेक्ट है। थर्ड दे रखा है, SDR निजी व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा रखे जा सकते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि जो SDR है उनको निजी संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा नहीं रखा जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल सेकंड वाला करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड गलत है। क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है। भारत में मुद्रा आपूर्ति के उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, मुद्रा आपूर्ति के सभी उपायों में M1 सबसे अधिक तरल है, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, M4 मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला माप है और इसे समस्त मौद्रिक संसाधन के रूप में जाना जाता है, तो सेकंड गलत है। M1 समव्यवहार के लिए सबसे अधिक तरल तथा आसान है, जबकि ये जो M4 है इनमें सबसे कम तरल है। और जो M3 है ये मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप है और इसे समस्त मौद्रिक संसाधन भी कहते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड गलत है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कितनी मुद्राएं विशेष आहरण अधिकार SDR की मुद्राओं के बास्केट का हिस्सा है? फर्स्ट अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, चीनी रोमिनबी, फोर्थ भारतीय रुपया, फिफ्थ यूरो, सिक्स ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आंसर है हमारा ऑप्शन सी, केवल 5। कौन कौन सा? 1, 2, 3, 5 एंड 6। जो भारतीय रुपया है ये SDR बास्केट का हिस्सा नहीं है। बाकी के ये जो 5 है ये SDR की मुद्राओं के बास्केट का हिस्सा है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे के क्वेश्चन सब नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।